हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टडी जोन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी क्लासेज रनिंग में चल रही है, जिसमें आपके मैथ्स, मैकेनिक्स और फिजिक्स की क्लासेज कंटिन्यू चल रही है। आज हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि मूलभूत विद्युत एंड इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेसिक भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको फंडामेंटल्स भी बोल सकते हैं, यानी कि मूलभूत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, वैसे डीपली तो इसको जैसे बीटेक जो स्टूडेंट्स बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं उनकी अलग से ब्रांच होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उनको ये वाला सब्जेक्ट पूरे डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक अदर ब्रांच होती है, तो यही वाला सब्जेक्ट उन्हें पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपके केवल यहाँ पर फंडामेंटल या बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, यानी कि इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी। कुल मिला के इस सब्जेक्ट में जो आपके 11th-12th की जो फिजिक्स आती है, 11th-12th की फिजिक्स आती है, वही चैप्टर इसमें दिए गए हैं। ज़्यादा डिटेल से नहीं है, केवल और केवल बेसिक के बारे में अपन को स्टडी करनी है। जैसा कि यहाँ पर लिख भी बेसिक रहा है और है भी ये बेसिक। तो जिसने 12th में 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कर रखी है, उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अपन बिल्कुल यहाँ पर 0 लेवल से इसकी शुरुआत करेंगे, ताकि किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली। जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट मैंने डाल दिया यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि अपन को इस चैप्टर में, मतलब अपन को इस सब्जेक्ट में किन किन चैप्टर की स्टडी करनी है। तो एक चैप्टर है आपका सबसे पहला रेजिस्टर। जिसको हिंदी में रेजिस्टर बोल दो या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टर बोल दो या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध। एक बार सारे कंटेंट यानी कि सारे जो टॉपिक्स है मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर मैं डिटेल से आपको इनके बारे में बताऊंगा कि इनके अंदर अपन को किन किन चीज़ की स्टडी करनी है, क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है कैपेसिटर्स, यानी कि संधारित्र। तीसरा चैप्टर है इंडक्टर्स, यानी कि प्रेरकत्व। इंडक्टर्स यानी कि प्रेरकत्व। अगला चैप्टर है अपना वेव मोशन, यानी कि तरंग गति। तरंग गति भी बोल सकते हैं, वेव फॉर्म भी बोल सकते हैं, वेव मोशन बोल दो या वेव फॉर्म बोल दो, तरंग गति भी बोल सकते हैं, या तरंग का सिद्धांत भी इसको बोला जा सकता है। अगला टॉपिक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी फर्स्ट। इंग्लिश में भी इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी फर्स्ट ही लिखेंगे। अगला चैप्टर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और डायोड, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और डायोड। अगला चैप्टर है
बाइपोलर संधि ट्रांजिस्टर। अगला चैप्टर क्या है? बाइपोलर संधि ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी और बूलियन बीजगणित। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी और बूलियन बीजगणित। अगला चैप्टर है आपका विद्युत परिपथ और शक्ति, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पावर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पावर, यानी कि विद्युत परिपथ और शक्ति के बाद है चुंबकीय परिपथ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिक सर्किट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चुंबकीय परिपथ को मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका वो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ इसको बोलते हैं एसी सर्किट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस फंडामेंटल या बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपन जिन जिन टॉपिक्स या जिन जिन चैप्टर्स की स्टडी करेंगे वो सारे चैप्टर मैंने बोर्ड पर कॉपी कर दिए हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वो है रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इस चैप्टर के बारे में सबने सुन भी रखा होगा और सबने पढ़ भी रखा होगा, और इसके बारे में आप सब कुछ जानते भी होंगे। और जिनको नहीं भी पता तो जीरो लेवल से अपन इस चैप्टर की आज विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध काम क्या करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सब की स्टडी अपन कौन से चैप्टर में करेंगे? प्रतिरोध वाले चैप्टर में करेंगे कि प्रतिरोध का क्या इफेक्ट होता है, ज़्यादा प्रतिरोध क्या करता है, कम प्रतिरोध क्या करता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसमें नियम होते हैं, इन सब के बारे में अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर है आपका वो है कैपेसिटर। हिंदी में कैपेसिटर को बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र शायद हिंदी में किसी को ना पता हो, लेकिन इंग्लिश में सबने नाम सुना होगा कैपेसिटर। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों काम आता है, इसके लिए इसके बारे में अपन इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टर्स। अगला जो चैप्टर आएगा आपका वो आएगा इंडक्टर्स, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, चुंबक के कारण प्रेरण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी अपन जो डिस्कस करेंगे वो किस में डिस्कस करेंगे? इंडक्टर्स यानी कि प्रेरकत्व में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है वेव फॉर्म लिख दो, चाहे वेव मोशन लिख दो। हिंदी में बोलते हैं तरंग गति। इसका अर्थ है कि तरंग क्या है, किस तरीके से तरंग की गति होती है, तरंग कितने प्रकार की होती है, तरंग तरंग का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तरंग बनती कैसे हैं और क्या क्या काम ये आती है, इसके बारे में अपन किस में डिस्कशन करेंगे? तरंग गति यानी कि वेव फॉर्म या वेव मोशन में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी। जो भी आपके सिग्नल्स होते हैं, जो आप एंटीना वगैरह देखते हो, बड़े बड़े एंटीना वगैरह देखते हो, किस प्रकार से सिग्नल का कैप्चर होता है, किस प्रकार से अपन लाइव प्रसारण देखते हैं, उन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी फर्स्ट में।
अगला जो चैप्टर है आपका वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और डायोड, यानी कि जो सिग्नल प्राप्त होते हैं और डायोड होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार से डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से ये काम आते हैं, किस प्रकार से सिग्नल को कैप्चर किया जाता है और उनका लाइव प्रसारण किया जाता है, इन सब के बारे में अपन किस में डिस्कशन करेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और डायोड में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आपका बाइपोलर संधि ट्रांजिस्टर, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस उसमें यूज होती है, वो क्या काम आते हैं, इन सब की स्टडी अपन करेंगे कौन से वाले चैप्टर में, बाइपोलर संधि ट्रांजिस्टर यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर है आपका वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बूलियन बीजगणित। एक साइंटिस्ट था बूलन, उसने एक बीजगणित यानी कि उसके हिसाब से उसने सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए अलग अलग प्रकार के गेट दिए यानी कि द्वार बताए, और उसने एक गणित का उपयोग किया जिस गणित को बोलते हैं बूलियन बीजगणित। ये क्या होती है, किस प्रकार से काम आती है, डायोडो को बूलियन बीजगणित में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से बूलियन व्यंजक होता है, किस प्रकार से सत्यता सारणी बनाई जाती है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन बूलियन बीजगणित और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर है आपका वो है सबसे इम्पोर्टेंट, और छोटी क्लासों में 9th 10th 11th 12th इस चैप्टर को अवश्य स्टडी किया होगा, इसके बारे में भी सुना होगा, विद्युत परिपथ और शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पावर। सर्किट कैसे बनते हैं, कितने प्रकार से बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, शक्ति क्या होती है, इन सब की स्टडी करेंगे अपन इस वाले चैप्टर में। कौन से वाले में, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पावर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर है आपका वो है सबसे इम्पोर्टेंट चुंबकीय परिपथ यानी कि मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट बोले तो कि चुंबकीय परिपथ का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार चुंबकत्व बनता है, चुंबकत्व कितने प्रकार का होता है, इतनी सारी चीज़ों की, इन सब चीज़ों का डिस्कशन जो है वो अपन चुंबकीय परिपथ वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर है आपका वो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो किस प्रकार से जनरेट होती है, किस प्रकार से गति करती है, कितने प्रकार की होती है, क्या काम आती है, इसके कुछ डेरिवेशन पार्ट भी है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी है और वो न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इन सब बातों की स्टडी करेंगे अपन कौन से वाले चैप्टर में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, नाम सुना हुआ होगा आपने, ट्रांसफॉर्मर। कौन सा चैप्टर है आपका सबसे लास्ट, ट्रांसफॉर्मर। इसकी स्टडी करेंगे, ट्रांसफॉर्मर क्या है, कैसे काम आता है, किस प्रकार यूज किया जाता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, इनकी सबकी स्टडी करेंगे अपन कौन से वाले चैप्टर में, ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तहत अध्ययन करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या आपका सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, मैंने पूरा बोर्ड पर लिख दिया है। अब अपन शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से, श्री गणेश करते हैं अपने सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर का, जिसका नाम है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टर, बोले तो रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है रजिस्टर।
बोले तो प्रतिरोध। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिरोध क्या होता है आप सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। जैसा इसका नाम है वैसा का वैसा इसका काम है। नाम क्या आ रहा है? प्रतिरोध। नाम क्या है इसका? प्रतिरोध। यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न करता होगा? अवरोध उत्पन्न करता होगा। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? प्रतिरोध दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रतिरोध? मैं जैसा कि बोर्ड पर लिख दूं वह किसी पदार्थ का वह विद्युतीय गुण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध भी लिख सकते हैं और विरोध भी लिख सकते हैं। अवरोध लिख दो आप। अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का वह विद्युतीय गुण है या वह गुण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई भी चालक तार है, ये कोई भी मेरा चालक तार है, इसमें क्या बह रही है? इसमें धारा बह रही है। इसमें क्या बह रही है डियर स्टूडेंट्स? इसमें धारा बह रही है। धारा कब बहती है? जब उस चालक तार में किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। जब आवेश का प्रवाह होगा तो उस चालक तार में क्या बहने लग जाएगी? धारा। तो प्रतिरोध क्या करेगा? उस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि धारा को रोकने का काम करेगा, धारा को रेजिस्ट करने का काम करेगा। तो वह गुण कौन सा गुण होता है? उसी गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से क्यों व्यक्त किया? क्योंकि इसे प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टर, और रेजिस्टर में सबसे पहले क्या आ रहा है? आर। इसलिए अपन ने इसको किससे डिनोट कर दिया? आर से। यानी कि वह विद्युतीय गुण जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा को रोकने का काम करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि मैं एक लाइन और लिख सकता हूं कि पदार्थ का वह विद्युतीय गुण जो किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि पदार्थ का वह विद्युतीय गुण जो किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रतिरोध के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्रतिरोध, आप केवल और केवल इतना सा ध्यान रखना कि प्रतिरोध का काम है रोकना, अवरोध उत्पन्न करना, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना।
जैसा कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं इसके चिन्ह की बात करूं तो प्रतिरोध का जो संकेत चिन्ह है, प्रतिरोध का संकेत चिन्ह, यानी कि प्रतिरोध को आप कैसे डिनोट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ है, तो आपको ऐसा चिन्ह दिखाई देगा, ऐसा सिंबल आपको दिखाई देगा। अगर किसी भी विद्युतीय परिपथ में ये सिंबल अगर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है कि क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी कि रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका मान अलग अलग होता है, जैसे 1 ओम का भी प्रतिरोध होता है, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 10,000 ओम तक, कितने भी ओम इसकी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है कि वैल्यू उसकी कितनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रतिरोध का संकेत चिन्ह है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आई होप प्रतिरोध की डेफिनेशन और प्रतिरोध क्या करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन प्रतिरोध को और डिटेल से पढ़ने के लिए। प्रतिरोध अगला जो टॉपिक है अपना है प्रतिरोध ही, लेकिन प्रतिरोध की गणितीय रूप में व्याख्या। प्रतिरोध की गणितीय रूप में व्याख्या कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि किसी भी चालक तार या पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। फर्स्ट जो लाइन है, किसी चालक या पदार्थ का प्रतिरोध उसकी किसकी, इसी चालक की। सबसे पहले चालक क्या होता है, चालक वो होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चालक यानी कि कोई भी तार हो सकता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, उसे बोलेंगे चालक। तो किसी चालक या पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जो चालक है अपना, उसका प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से, यानी कि प्रतिरोध का मान उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि ये तो है प्रतिरोध और ये है लंबाई, और ये जो चिन्ह लगा रखा है, ये मैंने किसका चिन्ह लगाया, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। यानी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसकी लंबाई के, उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला है चालक या पदार्थ का प्रतिरोध। चालक या पदार्थ का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को लिखते हैं ऐसे। चालक या पदार्थ का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में लिख सकते हैं रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
1/A। सबसे फर्स्ट बात, गणितीय रूप में अपन व्याख्या कर रहे हैं, तो चालक या पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरी बात, चालक या पदार्थ का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, A से। A का मतलब एरिया, यहाँ पर लिखा मैंने L, L का मतलब लेंथ। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। होगा नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स? एक समीकरण तो है R समानुपाती L के, एक समीकरण है R व्युत्क्रमानुपाती A के। तो मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, दोनों समीकरणों को मिला दिया, तो R डायरेक्ट समानुपाती तो किसके है, L के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, A के। इसको और आगे सॉल्व करें अपन, तो R, एक बात और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये समानुपाती का चिन्ह, यानी कि ये जो समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको जब अपन खोलते हैं यानी कि इसको हटाते हैं, तो एक तो आता है बराबर और एक आता है स्थिरांक। ध्यान रखना हमेशा, जो 10th स्टैंडर्ड से हो, ये समानुपाती का जो चिन्ह है, जब इसे हटाया जाता है तो एक तो आएगा बराबर और एक आएगा स्थिरांक। स्थिरांक कोई सा भी हो सकता है, ABCD से लेकर Z तक, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई, कुछ भी स्थिरांक हो सकता है। तो यहाँ पर अपने पास किसका चिन्ह है, समानुपाती का, तो मैं इसे हटाऊंगा, तो एक तो आएगा बराबर और एक आएगा स्थिरांक। ये मैंने क्या लिखा, इसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं रो, और L/A जैसा का जैसा मैंने लिख दिया, L/A जैसा का जैसा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। R समानुपाती है L/A के, तो मैंने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया। जैसे मैंने समानुपाती के चिन्ह को हटाया, तो एक तो क्या लिखा, बराबर, एक लिखा स्थिरांक। ये जो यहाँ पर चिन्ह है, इसको बोलते हैं रो। मैं लिख देता हूँ ठीक है डियर स्टूडेंट्स, R बराबर क्या हो गया, रो L/A। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ रो, इसको आप RHO भी लिख सकते हो। यहाँ रो डायरेक्टली लिख दो, रो एक स्थिरांक है, रो एक स्थिरांक है जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन और याद रखना, यहाँ पर प्रतिरोध का, प्रतिरोध की SI इकाई, प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का SI मात्रक या SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, होता है, लिख दो। प्रतिरोध का SI मात्रक
या एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है। चाहो तो ओम को ऐसे लिख लो, ओम को इससे डिनोट करते हैं, ये काय का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है। याद रखना प्रतिरोध की एसआई यूनिट या एसआई इकाई ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक या एसआई इकाई ओम मीटर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ओम मीटर कैसे बना, मैं वापस इस समीकरण पे जाता हूँ, इसके डाल लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखना चूंकि समीकरण 3 से मुझे किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि रो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकता। रो क्या है, प्रतिरोधकता। तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से रो का मान कैसे निकाला, मैंने इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वज्र गुणा किया, इधर ये तीनों गुणा हो जाएंगे, इधर एल आ जाएगा, तो रो बराबर क्या आएगा, आर ए अपॉन एल। और आप सब जानते होंगे कि रो बराबर प्रतिरोध का मात्रक मैंने क्या बताया था अभी, ओम। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक इसको किस में लिखते हैं अपन, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। और लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो रो बराबर क्या बचेगा, ओम मीटर। ये किसकी एसआई यूनिट हो गई, यानी कि प्रतिरोधकता क्या एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। ये इस प्रकार से बना डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने समीकरण नंबर 3 ली, यहाँ से मैंने प्रतिरोधकता का मान निकाला, यानी कि रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल कैसे किया, इधर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे लाए और रो का मान निकाल लिया। अभी मैंने बताया आपको आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा, ओम मीटर, जो किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। एक बात और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जो पदार्थ या चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो उस पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि प्रतिरोधकता उस चालक पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इकाई ओम की परिभाषा। इकाई ओम की परिभाषा, इकाई ओम का मतलब यूनिट ओम की डेफिनेशन। यूनिट ओम की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना। किसी पदार्थ से निर्मित धातु के तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर किसी पदार्थ से निर्मित धातु के तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो इस स्थिति में चालक तार का प्रतिरोध 1
ओम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 1 ओम की परिभाषा है, 1 ओम की डेफिनेशन है। किसी भी कोई भी धातु का तार है या कोई भी धातु का तार, उसमें यदि 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए और उस तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस तार का प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम के बराबर होता है। अतः आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम बराबर V बराबर क्या होता है? IR होता है। यहाँ से R की वैल्यू अपन निकालें तो R बराबर क्या आएगा? V अपॉन I आएगा। R क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसको लिख देता हूँ मैं 1 ओम। V क्या है? वोल्ट है। वोल्ट कितना? 1 वोल्ट का क्या है? विभवांतर। 1 वोल्ट का क्या है? विभवांतर। और धारा कितनी है? 1 एम्पियर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, जिससे उस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए, तो उस चालक तार का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? 1 ओम के बराबर होता है। अतः मैं लिख सकता हूँ, अतः प्रतिरोध का मात्रक या इकाई, प्रतिरोध का मात्रक या इकाई वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है। यानी कि प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या क्या हो सकता है? वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम तो आप जानते ही हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह है इकाई ओम की परिभाषा। एक बात और ध्यान रखना, प्रकृति में बहुत सारी धातुएं पाई जाती है, जैसा कि तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, निकिल है। इन सब धातुओं का कुछ न कुछ विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो आप ध्यान रखना, जैसे मैं बात करूं चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध, चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ध्यान रखना, जो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऐसे ही मैं तांबे की बात करूं तो तांबे की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अलग अलग धातुओं की अलग अलग होती है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली वो अपन को न्यूमेरिकल्स देता है, उन न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू अपन को याद रखनी होती है। वैसे तो न्यूमेरिकल्स में गिवन दैट करके इनकी वैल्यू आई होती है, और यदि वैल्यू नहीं आए तो 1-2 धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध अपन को पता होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टिविटी। एक बात और ध्यान रखना, प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ ली जाती है कि
जिनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है उनका क्या उपयोग होता है, जिनका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है उनका क्या उपयोग होता है। तो मैं लिखता हूँ जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध, जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम होती है उन पदार्थों का उपयोग, उन पदार्थों का उपयोग शक्ति स्थानांतरण, शक्ति स्थानांतरण या शक्ति स्थानांतरण व लाइन तार, इंग्लिश में लिख लो इसको, लाइन वायर और विद्युत उपकरणों की कुंडली बनाने में किया जाता है। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, चांदी हो गई, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम होती है उन पदार्थों का उपयोग शक्ति स्थानांतरण, यानी कि जो पावर है उसको ट्रांसफ़र करने में, यानी कि जो अपनी शक्ति है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने में, अपने जो तार होते हैं लाइन तार उनमें, और जो विद्युत उपकरण हैं उनकी कुंडलियां बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दो डिवाइस होती है विद्युत उपकरणों में, उन पर चांदी के तार या तांबे के तार लपेटकर अलग अलग कुंडलियां बना ली जाती है, उनका अलग अलग उपयोग होता है। उन सबका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना होता है, कम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मैं बात करूं, ये तो फर्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखूं मैं, जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उच्च होती है, अर्थात उच्च गलनांक होता है, इनका उपयोग विद्युतीय हीटर बोले तो इलेक्ट्रिक हीटर, देखा होगा आपने घरों में, विद्युतीय हीटर, आयरन इस्त्री यानी कि जो अपनी प्रेस है, अथवा नहीं, और तापीय अवयव में किया जाता है। उदाहरण जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन आदि। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उच्च होती है, अर्थात ऐसे पदार्थों का गलनांक भी क्या है, उच्च होता है, इन सब का उपयोग किस में किया जाता है, विद्युतीय हीटर में, आयरन इस्त्री में, और जितने भी हीटिंग एलिमेंट है यानी कि तापीय अवयव है उनमें किनका उपयोग किया जाता है, जिनका विशिष्ट प्रतिरोध
और प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये इन सब धातुओं का उपयोग किनमें किया जाता है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात करूं, विद्युत हीटर में देखा होगा एक गोल डिवाइस होती है, उस पर एक प्लेट लगी रहती है, उस प्लेट पर स्प्रिंग होती है। वो जो स्प्रिंग है, हीटर की स्प्रिंग, वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। यानी कि जितने भी तापीय अवयव हैं, यानी कि हीटिंग एलिमेंट है, उन सबको बनाने में किसका उपयोग होता है? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, यानी कि जिनका भी विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा है उनका उपयोग होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और लिख दूं मैं, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता अति उच्च होती है, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अति उच्च होता है, उनका उपयोग विद्युत कुचालक में होता है। उदाहरण जैसे लकड़ी हो गई, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका उपयोग कुचालक यानी कि इंसुलेटर, कुचालक किसे बोलते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे बोलते हैं कुचालक। तो वहाँ पर किसका उपयोग होता है? लकड़ी का, कांच का, प्लास्टिक का, क्योंकि इनमें किसी में भी क्या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर किनका उपयोग किया जाता है? लकड़ी का, कांच का और प्लास्टिक का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और नोट कर लीजिए इसी में साथ के साथ, जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध दिख रहा होगा आपको, मैं चाहो तो ऊपर लिख देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन और नोट कर लीजिए इसी में साथ के साथ, जिन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मध्यम होती है, उनका उपयोग परिपथ में प्रयुक्त धारा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके पास कार्बन या मिश्र धातुएं, या धात्विय मिश्रण लिख लो, धात्विय मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं अलॉयज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मध्यम होती है, उनका उपयोग परिपथ में प्रयुक्त धारा नियंत्रक यानी कि धारा को नियंत्रित करने के रूप में किया जाता है। उनमें कौन कौन सी धातुएं होती है? कार्बन होती है और धात्विय मिश्रण होते हैं यानी कि
अलॉयज़ होते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की क्लास का डिस्कशन अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।